दुनिया ट्रंप और यूक्रेन में व्यस्त रही, इधर भारत के पड़ोस में दिलचस्प खेल चलने लगा। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त उठापटक है। आप तीन इंसिडेंट्स पर नजर डालिए। नंबर 1, तारीख थी 24 फरवरी 2025। ढाका में छात्रों के गुटों ने होम एडवाइजर जहांगीर आलम चौधरी के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला। एक तरह से होम मिनिस्टर ही हैं वो। चौधरी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोक नहीं पा रही है। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को रास्ते में ही रोका, लेकिन छात्रों का गुस्सा अभी शांत बिल्कुल नहीं हुआ है। इस प्रोटेस्ट को एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट एडीएम का सपोर्ट भी मिला हुआ है। इसी गुट ने, आप याद करेंगे, शेख हसीना के खिलाफ आरक्षण विरोधी आंदोलन को शुरू किया था, एक तरह से लीड किया था। दूसरे इंसिडेंट पर आइए, ये एक इस्तीफे से जुड़ी है। 25 फरवरी को नाहिद इस्लाम ने अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे दिया। नाहिद ने शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट को लीड भी किया था। वो अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। नाहिद का जाना यूनुस सरकार के लिए बड़ा झटका हो सकता है। अगर नाहिद पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो वो जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग करेंगे, जबकि यूनुस इसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। ये भी कह चुके हैं कि 4.5 साल लग सकते हैं, टेन्योर पूरा करने का शायद मन है। अब आप आइए तीसरी घटना की तरफ। 25 फरवरी को ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुज़्ज़मान ने एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैं आप सबको सावधान कर रहा हूँ, बाद में मत कहिएगा कि मैंने बोला नहीं था। अगर आप लोग एकजुट नहीं हुए, अगर आप एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे, एक दूसरे को मारते रहे, तो बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोगों की आज़ादी खतरे में पड़ सकती है। वकरुज़्ज़मान ने यह भी कहा कि कुछ लोग आर्मी के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, लेकिन सिर्फ आर्मी ही है जो आम लोगों के लिए काम कर रही है। इस बयान को बड़े तूफान की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट का लंबा इतिहास है। कूस काउंटर कूस खूब हुए हैं। जब जब चुनी हुई सरकारें कमजोर पड़ी हैं, फौज ने कुर्सी पर रुमाल रख दिया है। इस समय चुनी हुई सरकार भी नहीं है, इसलिए किसी उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है? आर्मी चीफ को देश की आज़ादी की चिंता क्यों सताने लगी और बांग्लादेश में अगला चुनाव कब होगा? आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करने वाले हैं। खबर गांव है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। अगर आपने स्पाइडरमैन देखी होगी, अंकल बेन का एक चर्चित डायलॉग आपको याद होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अगर आपके पास ताकत है तो उसका इस्तेमाल सोच समझकर ही करना चाहिए। किसी देश की सत्ता में बैठे लोगों से यही उम्मीद भी की जाती है, लेकिन जब वो अपनी जिम्मेदारी से दाएं बाएं होते हैं तब मुल्क पर अराजक होने का खतरा बढ़ जाता है, और बांग्लादेश उसी दिशा में बढ़ता दिख रहा है। वहां जुलाई 2024 में शेख हसीना के खिलाफ एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट शुरू हुआ। बाद में ये एंटी शेख हसीना प्रोटेस्ट में बदल गया। अगस्त में फौज ने प्रदर्शनकारियों से हाथ मिलाया, जिसके चलते शेख हसीना के सत्ता में बने रहना मुश्किल हो गया, अनटेनेबल हो गया। जब हिंसक भीड़ उनके घर की तरफ बढ़ने लगी, उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला किया और 5 अगस्त 2024 से वो हिंदुस्तान में हैं। उधर बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनी। इसकी कमान संभाल रहे हैं नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस। चीफ एडवाइज़र का पद लिया है उन्होंने। कार्यवाहक प्रधानमंत्री सरीखा पद है। उनके अंडर और कई एडवाइजर्स हैं, वो जो मिनिस्टर्स की तरह काम कर रहे हैं। इनमें फौज से रिटायर्ड लोगों और स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लीड करने वाले नेताओं को शामिल किया गया। अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी बांग्लादेश में अगला आम चुनाव कराने की है, लेकिन 6 महीने बीतने के बावजूद इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है। अभी तक फ्रेमवर्क भी तैयार नहीं हुआ है। चुनाव की तारीख का जिक्र तो आप छोड़ ही दीजिए। सिचुएशन कुछ म्यांमार जैसी हो गई है, जहां फरवरी 2021 में फौज ने तख्ता पलट किया था। उनका वादा था कि 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे, लेकिन इस वादे को 4 बरस गुजर चुके हैं। बांग्लादेश में अंतर बस इतना है कि अभी 6 महीने ही हुए हैं और वहां आर्मी डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, जबकि म्यांमार में मिलिट्री हुंटा सरकार चला रही है। आज हमारा फोकस बांग्लादेश पर है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार पर चुनाव कराने का दबाव बढ़ रहा है। शेख हसीना के दौर में मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने मांग तेज कर दी है। आर्मी चीफ भी कई बार इस तरफ ध्यान दिला चुके हैं, लेकिन यूनुस सरकार जल्दबाजी के मूड में है नहीं। उनका कहना है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिना चुनाव नहीं करवा सकते, बेमानी होंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में सबसे अहम काम है अपडेटेड वोटर लिस्ट तैयार करना। शेख हसीना पर वोटर फ्रॉड और वोटिंग लिस्ट में धांधली के इल्ज़ाम लगे हैं। आरोप ये भी हैं कि आवामी लीग के विरोधियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता था और उनकी जगह पर फर्जी वोटर्स जोड़े जाते थे। वहाँ भी वही सब चल रहा है।
इसी की बदौलत वो एक तरफा चुनाव जीत रही थी, ऐसा दावा किया गया, इल्जाम लगा है। शेख हसीना इन आरोपों से इनकार करती रहीं। चूंकि अब वो सरकार में नहीं, इसलिए नया निजाम अपने ढंग से चीजें तय करना चाहता है। नई वोटर लिस्ट बनाने में कई महीनों का वक्त लग सकता है। यूनुस सरकार इसी का हवाला देकर चुनाव टाल रही है, लेकिन उन्हें 2025 के अंत तक तारीखों की घोषणा करनी पड़ सकती है। नाहिद इस्लाम का इस्तीफा और आर्मी चीफ का भाषण इसी तरफ इशारा कर रहा है। नाहिद इस्लाम की पार्टी का नाम अभी तो तय नहीं है, लेकिन इसमें स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और जातीय नागरिक कमेटी दोनों शामिल हो रहे हैं। दोनों संगठन एंटी हसीना प्रोटेस्ट में फ्रंट पर थे। नई पार्टी में नाहिद इस्लाम कन्वीनर की भूमिका निभा सकते हैं। जानकारों का कहना है कि अगले चुनाव में उन्हें पार्टी का चेहरा भी बनाया जा सकता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूनुस खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। अब आर्मी चीफ वकरुज़्ज़मा के भाषण पर चलिए। मेन पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, मिलिट्री पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 24 फरवरी को कॉक्स बाजार में एक एयरफोर्स बेस पर स्थानीय लोगों ने हमला किया। ये हमला जमीन पर एक बखेड़े से खड़ा हुआ था। जवाबी कार्रवाई में एक लोकल व्यक्ति की मौत भी हुई। हमले के बाद मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। दूसरा बिंदु आप देखिए कि अगला चुनाव दिसंबर 2025 तक कराया जाए। आर्मी चीफ ने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस चुनाव कराने को लेकर सजग हैं। वो दिसंबर 2025 या उसके आसपास इसका ऐलान कर सकते हैं। नंबर 3, आंतरिक विरोधों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रही है। ये आर्मी चीफ का बयान है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया डायरेक्टली, लेकिन उनका इशारा आपसी फूट की तरफ था। हो ये रहा है कि शेख हसीना के तख्ता पलट का फायदा उठाने वाली पार्टियां आपस में लड़ रही हैं स्पॉइल्स ऑफ वॉर के लिए। जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर है, उसकी लड़ाई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग छात्र दल से चल रही है। छात्र शिविर छात्र दल पर तानाशाही बरतने का इल्जाम लगा रहा है। इस पर छात्र दल ने कहा कि जमात इस्लामी और छात्र शिविर पाकिस्तान के लिए काम कर चुके हैं। वो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को भारत की साजिश बताते हैं, वो हमको ज्ञान नहीं देंगे। ध्यान देने वाली बात है कि छात्र शिविर और छात्र दल मेन पॉलिटिकल पार्टियों से ज्यादा प्रभावशाली हैं। अभी तो जब जमात पर बैन लगा था तब छात्र शिविर ने ही मोर्चा संभाल कर रखा। एक और बात है, अंतरिम सरकार के होम एडवाइजर यानी गृह मंत्री कह लीजिए आप, जहांगीर आलम चौधरी पर इस्तीफे का दबाव पड़ रहा है। इस्तीफे की मांग करने वालों में स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के लोग भी हैं, जबकि इसी गुट के 2 लोग अभी भी अंतरिम सरकार का हिस्सा हैं। चौथा पॉइंट क्या है, आर्मी चीफ ने कह दिया कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन संस्थाओं को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, इससे शांति नहीं आ सकती। अंतरिम सरकार में ऐसे 6 कमीशंस का गठन हुआ है जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ जांच कर रहे हैं। वो शेख हसीना के दौर में हुए मानवाधिकार हनन और दूसरे एक्सेसेस के लिए जवाबदेही तय करेंगे, ऐसा उनके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन इसकी आड़ में बदला निकालने के इल्जाम भी लग रहे हैं। वकरुज़्ज़मा ने कहा कि कुछ लोगों की वजह से पूरे संस्थान को निशाना नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने देश के लिए कुछ अच्छे काम भी किए हैं, अगर उन्हें परेशान किया गया तो कभी शांति नहीं आ सकती। इस भाषण को आर्मी चीफ के पहले मुकम्मल संबोधन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन से लेकर अराजकता और भविष्य की चुनौतियों पर बात की। जानकारों का मानना है कि इसे चेतावनी की तरह भी देखा जाना चाहिए। अगर चीजें उनके मुताबिक नहीं चली फिर आर्मी रूल बहुत दूर नहीं है। इसी के साथ बांग्लादेश का चैप्टर कंक्लूड कर रहे हैं हम। अब एक बोनस खबर लीजिए आप। ये खबर यूएस से है, लेकिन खबर से पहले आप देखिए वीडियो। अब ये वीडियो किसी मीम पेज ने पोस्ट नहीं किया है, इसे सुनिएगा। अमेरिका के आत्ममुग्ध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दिया है। ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना है। इसमें गाजा पट्टी का कायाकल्प दिखाया जा रहा है। वीडियो की शुरुआत जंग से तबाह गाजा पट्टी की झलक से होती है, उसके बाद बड़ी बड़ी चमकदार इमारतें दिखती हैं। एक कोने में एलन मस्क खाना खाते दिखते हैं। एक चौराहे पर ट्रंप की आदमकद मूर्ति लगी है। दुकानों में ट्रंप के मेमेंटो बिक रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप समंदर किनारे चिल कर रहे हैं। हर तरफ नाच गाना चल रहा है। एक इमारत पर ट्रंप प्लाजा भी लिखा दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप फरवरी की शुरुआत से गाजा पट्टी को खाली करवाने और वहां रियल एस्टेट बिजनेस डेवलप करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि गाजा पट्टी के 23 लाख लोगों को वहां से
निकाल देना चाहिए, एथनिक क्लेंजिंग की वकालत कर रहे हैं। इसके बाद जो जमीन बचेगी उस पर महंगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। दिमाग बहुत बढ़िया है इनका। इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए ट्रंप ने अपनी बात को पुष्ट किया है। वैसे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट से ज्यादा उपहास उड़ाने की कोशिश है। ये लाखों लोगों की पीड़ा और उनकी बेबसी का उपहास है। अमेरिका के राष्ट्रपति से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती, कहीं के भी राष्ट्रपति से नहीं की जानी चाहिए, लेकिन ट्रंप पर यह बात लागू ही नहीं होती। टेफ्लॉन कोटिंग है उन पर। ट्रेंड में रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और वो खुद ये सब कर रहे हैं या उनसे करवाया जा रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। दरअसल 26 फरवरी को ट्रंप 2.0 की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के बजाय एलन मस्क छाए रहे। मस्क ने पूछा कि किसी को मुझसे कोई तकलीफ है क्या? सबने सिर हिलाते हुए कहा नो प्रॉब्लम। बेचारे बोलेंगे क्या, डोज का मेल आ जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि एलन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोज को लीड कर रहे हैं, जो कि कैबिनेट का हिस्सा ही नहीं है। आज के एपिसोड में इतना ही। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभिषेक ने राजदूत का ये एपिसोड लिखा था और इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया था। शुक्रिया। शुभ रात्रि।